चलिए सभी को नमस्कार है मेरे दोस्त। तो आ जाइए शुरू करेंगे सीटेट का। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन जी, चंदा कुमारी, मनीष, निशु, मनीष। ठीक है मेरे भाई। तो सीटेट में सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा आज कक्षाएं आपकी देर से प्रारंभ हुई है। ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा अभी बिहार की नियमावली आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आई है। थोड़ा सा उसी को अध्ययन करने में आदमी बिजी था, व्यस्त था कि क्या क्या चीजें उसमें आई है। तो मेरे भाई अब आपके सामने इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन जिनका साइंस से है, हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले तो सीटेट के बारे में अगर समझना है तो सीटेट सबसे पहला आप ध्यान देंगे, एक चीज को आप हमेशा बना के चलिएगा कि सर अगर सीटेट आपको क्वालिफाई करना है तो बहुत ज्यादा जो है आप प्रेशराइज होके नहीं पढ़ेंगे। सीटेट को जब भी आपको पढ़ना होगा तो सीटेट बहुत आराम से पढ़ने का चीज है, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे सारा चीज आपका क्लियर होते जाएगा। क्योंकि सीटेट बहुत ही आसान एग्जाम है, बस शर्ते कि स्टूडेंट को ये भारी लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आपको हम बता दें, जो जो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, उस प्रकार से अगर आप चलते रहेंगे तो कंफर्म आपका सीटेट में रिजल्ट हो जाएगा। कंफर्म आप 90 नंबर लाने में समर्थ हो जाएंगे। सबसे पहला तो चीज ये है कि इसका सिलेबस के बारे में हम सभी को जानना होगा कि क्या क्या चीजें सिलेबस में है इसकी। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के पेपर होते हैं। पहला होता है 1 to 5 के लिए, और सेकंड जो होता है हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, 6 to 8 के लिए। सभी को पता है 6 to 8 में अगर मैं बात करूं तो 1 to 5 की अगर बात करी जाए तो 1 to 5 में आपके 150 मार्क्स के, और 6 to 8 में भी आपके 150 मार्क्स के। 1 to 5 की अगर बात करी जाए तो जो पहला आपका सब्जेक्ट होता है वह आपका होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा जो होता है मेरे भाई आपको पढ़ना होता है EVS। तीसरा आपका होता है क्या, मैथ्स। और चौथा आपका होता है लैंग्वेज 1। और उसके बाद आपका हो जाता है 5 नंबर में लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 ये सभी लोगों को पता है। ये प्रत्येक जो सेक्शन है आपका 30-30 नंबर्स का रहता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये EVS में 15 नंबर का NCERT कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहता है। ठीक है। इस 15 मार्क्स इसमें भी आपको बनाने के लिए रहेंगे मैथ्स, जो कि NCERT पैटर्न पे होगा। और उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से होगा। लैंग्वेज में आपका एक गद्यांश एक पद्यांश हिंदी में। इंग्लिश में आप कहेंगे तो उसको एक आप कह सकते हैं कि भाई कॉम्प्रिहेंशन रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से लैंग्वेज 2 में भी सेम चीजें होती है। अब आप देखो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 में आप क्या क्या पेपर रख सकते हो। बहुत कुछ पेपर होते हैं, जितनी सारी भाषाएं हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेज हैं। तो यहाँ लैंग्वेज 2 में आप उस 22 में से कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हैं। यहाँ आप हिंदी अंग्रेजी में से कोई रख सकते हैं, उर्दू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 अगर आपका साइंस होगा तो पहला CDP तो सेम होगा। अगर साइंस है तो आपका मैथ और साइंस दोनों मिला के, मैथ और साइंस। अब ये मैथ और साइंस का मतलब हुआ कि मेरे भाई आपका 60 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ये तो आपका 30 का है, ये आपका 60 का हो जाएगा। और देन आपका क्या आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। L2 L1 लिख देते हैं हम। ठीक है। L1 से लैंग्वेज 1, L2 से मतलब लैंग्वेज 2। अगर आपका आर्ट्स है, अगर आपका आर्ट्स है तो ये सारा सेम रहेगा, लेकिन जो मैथ आया है मैथ के जगह पर आपका आ जाएगा क्या, SST। SST आ जाएगा, बस यही अंतर होता है। मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स का पेडागोजी भी मैं लेकर चलूंगा, और मैथ्स तो मैं आपको NCERT कराऊंगा ही कराऊंगा। मेरे दोस्त कभी भी आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीटेट की, और ये आपको पता है कि सेंट्रल CBSE जो होता है इसको कंडक्ट कराती है, और CBSE हमेशा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है, काफी स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन रखे जाते हैं इस एग्जाम में।
आपको एरर कम मिलेंगे, त्रुटियां आपको कम मिलेंगी। तो एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। आपको एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में। तो सबसे पहला चीज क्या है कि जब भी आप प्रिपरेशन करना प्रारंभ करें इसका, तो मेरा बात समझ लीजिएगा, एक दो काम आप जरूर करेंगे। जो आपको कक्षा में पढ़ाया जाएगा, जो आपको क्लासरूम में बताया जाएगा, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा ये है कि जो भी विगत वर्षों में, और विगत वर्षों का मतलब अभी ये नहीं चले जाइए कि आप बहुत पुराने समय पे चले जाइए, आप पिछले बार का, पिछले बार आपको करीब 25 या 26 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और उससे पहले वाले में 21 या 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। यानी टोटल आपके पास करीब करीब 45 सेट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पिछले साल और इस साल। तो मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर को आपके लिए बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर 45 सेट आप बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, या फिर सीडीपी हो, एसएसटी हो, मैथ्स और साइंस हो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो आप मेरे बात समझ लीजिए, ये सुझाव मानिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर को बनाएंगे, तो हमें लगता है कि आपकी रिजल्ट 101% आ जाएगी, केवल 45 बनाने से। लेकिन वो जो 45 सेट आप बनाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताएंगे। अगर आप कंसेप्ट के साथ बनाते हैं तो कंफर्म रिजल्ट होगा। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे अपने मैथ्स के सिलेबस के बारे में, कि हमारे मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा आप देखेंगे और थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। दूसरा चीज ये है कि ईवीएस के लिए मेरे भाई आपको मैं बता रहा हूँ, 6 जो थीम आपके पास है, ठीक है। ईवीएस के लिए जो 6 थीम आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का किताब तीसरा, चौथा और पांचवा, देखो थर्ड, क्योंकि ईवीएस पहला और दूसरा में नहीं पढ़ना होता है। एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा और पांचवा कक्षा, इन तीनों कक्षाओं का जो आपका ईवीएस का एनसीईआरटी है, उसको आप अभी से, आप मान के चलिए, एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये काफी आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट होता है उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उसको भी आपको पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट की वही मैं बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अलावा आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी, हाँ, इस बार थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी को आप बेस मानेंगे, और उसी के बेस पर अब एनसीईआरटी आप जब पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपके सामने परेशानियां आएंगी। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तो 2 लाइन लिखा हो, उसके बाद कोई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ रहता है क्यों, सोचिए। वो चीज आपको थिंक करना है, और उससे आपका पेडागोजी स्ट्रांग होगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। आइए मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें, तो मैथ्स का सिलेबस अगर हम बात करें पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है, वो आपका इस प्रकार से आता है। पहला आपका सिलेबस होता है नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। दूसरा जो आपका आएगा मेरे भाई, आपका आएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव, ठीक है। तीसरा आपका आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। चौथा की अगर बात करी जाए, तो चौथा आपका आता है डिवीजन। ये देखो, ये सारे जो हम यहाँ चैप्टर लिख रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर आपको 1 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। सारे के सारे चैप्टर इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। उसके बेस पर भी आपको चलना है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो 5 नंबर में आएगा वेट, वेट यानी वजन, ठीक है। वजन के बाद, अब वजन में आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है। वजन में आपको क्या, कन्वर्जन भी आना चाहिए। वेट के बाद आपको टाइम। अगर मैं बात करूं आगे, तो टाइम के बाद आपको
वॉल्यूम आएगा, तो आयतन हम लोग कहते हैं 6 के बाद 7 हुआ। 8 नंबर, अब वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में क्या है, कभी आपको आयतन निकालने के लिए नहीं आएगा, आपको सिंपली कहा जाता है, इस प्रकार से आप इसको समझेंगे कि एक बोतल में जो है 250 ml पानी अटता है, और यदि आपके पास मान लो 1000 ml पानी है, तो वैसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी उसको भरने के लिए, ये वाला। आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि बेलन सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है या फिर शंकु के बारे में पूछा जाता है, वो वॉल्यूम नहीं है, ये केवल वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपको कहेगा कि 400 मिलीलीटर संतरे का जूस है, 500 मिलीलीटर आपका नारंगी का जूस है, ठीक है, या फिर किसी और का जूस है, उन दोनों को मिला दिया गया है, और एक बोतल की जो क्षमता है 150 ml है, तो बताइए कितने बोतलों में वो सारे के सारे जूस को डाला जा सकता है या पैकिंग किया जा सकता है, डेट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसलिए यहाँ वॉल्यूम ये पढ़ना है, ठीक है। अब वॉल्यूम के बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग 9 नंबर अगर हम बात करें तो 9 नंबर में आपका आएगा मनी। अब ये मनी क्या है, तो मनी में का मतलब होता है रुपया। जैसे ये आपको कक्षा 1 में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया है कि पैसे को कैसे आपको बदलना है। अब ये मनी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाएगा कि संतरा जो है 20 रुपए किलो है, केला जो है 18 रुपए दर्जन है, ई आपका कोई वस्तु है जो कि 5 रुपये पीस है। एक व्यक्ति जो है दुकान पे गया, 5 दर्जन केला ले लिया, 5 किलो संतरा ले लिया, 5 पीस ये चीजें ले ली, और बताइए दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, तो बताइए दुकानदार उसको कितना रिटर्न करेगा। डेट इज कॉल्ड मनी। इसको हम लोग मनी, इस प्रकार से ये सवाल पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस किया गया है आपको फर्स्ट क्लास में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको है 10 नंबर में सॉलिड अराउंड अस। सॉलिड अराउंड अस, हमारे आसपास के जितनी भी सॉलिड वस्तुएं हैं उनको, उनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और अगर हम बात करें 11 नंबर, तो 11 नंबर में आपका आ जाता है मेरे भाई शेप। शेप, आकृतियां। अब इसी आकृतियां में आपको पता है मेंसुरेशन भी जान लेना है। मेंसुरेशन में आपको मैं बता दूं कि 1 to 5 में केवल और केवल आपको स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में ही जानना है, और कोई विशेष नहीं। और उसमें भी आप जब स्क्वायर और शेप के बारे में जानेंगे तो केवल और केवल आपको एरिया और पेरीमीटर के बारे में ही चर्चा की गई। केवल और केवल एरिया और पेरीमीटर के ही बारे में चर्चा की गई है, बाकी आपको कुछ चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर की बात करें तो लेंस के बारे में बताया गया है। इंक्लाइंड लेंस, हॉरिजॉन्टल लेंस, वर्टिकल लेंस, या आप उसको कहेंगे जब लेंस यहां पर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपका आ जाता है सिमेट्री। क्या आ जाता है? सिमेट्री आ जाता है। यही आपके 12 टॉपिक टोटल यहाँ कवर करने हैं। सिमेट्री, आप यहाँ इसको कह सकते हैं कि भाई सर ये जो होगा आपका जियोमेट्री में भी जा सकता है, ठीक है। ये आपको इतने टॉपिक, अगर ये 1 to 5 का है, पेपर 1 की बात हमने करी है 1 to 5, और ये आपका 1 to 5 का कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखो मेरे भाई अब आपको पढ़ना पड़ेगा, एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी जब फॉलो कर लिया है, एनसीईआरटी को फॉलो जब किया गया है, तो एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा कि आगे चलकर अब इतनी राह आपकी आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि अब बिहार में भी आपको पता है कि कल जो नियमावली आई है उसमें क्या क्या चीजें विविध हैं, थोड़ा सा बदली गई हैं, और वो तो आपके लिए बेहतर है कि आप एग्जाम दें, उसके बाद आपका पेमेंट भी बढ़िया होगा, एक हैंडसम पेमेंट होगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम के थ्रू जाना होगा। तो पहले आप सीटेट को क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद आप उस कंपटीशन का, उस बीपीएससी के द्वारा आयोजित या किसी भी आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसको आप क्वालिफाई करने के बाद ही आप शिक्षक बन पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून मेरे भाई, सभी को। अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पेपर 2 के बारे में, पेपर 2 की अगर बात करी जाए, पेपर 2 के बारे में बात किया जाए, तो पेपर 2 में आपका 6 to 8
6 to 8। और 6 to 8 के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो जो आपका पहला पार्ट है वो बिल्कुल सही है, नंबर सिस्टम का ही होगा। इसमें आपका पहला जो होगा नंबर सिस्टम का ही होगा, नंबर सिस्टम ही होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरा जो होगा आपका अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा होगा, ठीक है जी। तीसरा जो होगा वह आपका ज्योमेट्री होगा। और यहाँ आपको 6 to 8 में ज्योमेट्री में बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर प्रॉपर्टी से, त्रिभुज के कंडीशन क्या होते हैं, जब तीन भुजाएं दी हुई होती हैं तो त्रिभुज कैसे फॉर्म होता है, ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में मेरे भाई यहाँ सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जैसे 1 to 5 वाले मेंसुरेशन में हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि केवल और केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ना है। यहाँ आपको सारे चीजें पढ़नी है, वॉल्यूम भी निकालने के लिए पढ़ना होगा, एरिया भी निकालने के लिए, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर कोन हो, सारे चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया या फिर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, सब चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 नंबर में आपका अर्थमेटिक आता है, अरिथमेटिक। और अर्थमेटिक में आपको कुछ चैप्टर दिए गए हैं। अब अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, पहला आता है मेरे भाई टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये सब बहुत कम रहते हैं, ठीक है। आपको जानने हैं लेकिन आपको थोड़े से ही पूछे जाते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। यही आपको टोटल पढ़ने हैं, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर में एक चीज कॉमन आएगा, और वह कॉमन आएगा मेरे भाई पेडागोजिकल इशू, पेडागोजिकल इशूज, जिसमें आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में भी पढ़ना है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने हमारे मैथ में शोध किया, जैसे बेन हिल्ले, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े होंगे डिन्स साहब ने किया था। तो इन सब के बारे में भी हमको यहाँ पर क्या करना होगा, देखना होगा। हर एक की थ्योरी क्या उसके क्रम थे, क्या क्या उन्होंने बताया था, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा इसमें। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में, जब मैथमेटिक्स आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उस समय टीएलएम का भी यूज किया जाता है, टोटल लर्निंग मटेरियल का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। तो वो चीज़ें क्या होती है आप उसके बारे में भी यहाँ सीखेंगे। भाई डिन्स ब्लॉक क्या होता है, उसके बाद आप अबेकस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस है मेरे दोस्त। मैं अगर बात करूं इन सारे सिलेबस को मैं अगर लेकर चलूं तो समय तो लगेगा, ठीक है। लेकिन आप अभी से समझ लीजिए कि आज जो आपकी पहली क्लास है, ये जो है, आप सिलेबस को एक बार फिर बारीकी से ध्यान से देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि 6 to 8 में अगर मैं बात करूं, अलजाब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यहाँ से कम नहीं तो 12 से 13 क्वेश्चन यहीं से पूछ जाते हैं। 3-4 सवाल केवल अलजाब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से पूछ, अलजबरा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से, इन सब से 6 to 8 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा सा कम होते हैं। बाकी अलजबरा आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री में भी 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन में भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हुआ, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ। और अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो अगली क्लास होगी वो अगले मंडे को होगी, ठीक है। अगले मंडे को होगी, क्योंकि थोड़ा सा इधर अभी हुआ क्या है कि जो नई नियमावली आई है इसके चक्कर में कुछ लड़के परेशान भी हो रहे हैं कि सर एग्जाम देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पास्ड हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा है। तो हम लोग फिर मिलेंगे मंडे के और इसी टाइमिंग के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में
कुछ ना टॉपिक के साथ मिले, कोई एक टॉपिक, चाहे 1 to 5। देखो मेरे ज्योमेट्री जब हम लोग करेंगे तो आपको जब ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री में कंप्लीट पढ़ेंगे 1 to 5 6 पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक बार बता दीजिए हिमांशु जी, चंदा, निशु, हिमांशु, बताइए मेरे भाई, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ आज हम लोग आके क्लास को करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।